तो अब तक आपने देखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1, जहाँ पर अंशों का सममूल्य पर निर्गमन होता है। कुछ 2 कंडीशन होते हैं जिन पर प्रविष्टि के अनुसार में खाते बनाए जाते हैं। वैसे खाते नहीं कहेंगे, ये तो विवरण होता है, जर्नल एंट्री होती है। तो अब तक आपने 12वीं में क्या देखा था? केवल सामान्य सी जर्नल एंट्री, जो हमने अभी आपको करके दिखाया, पूरी साइलेंट मोड में थी। एक्सप्लेन अभी हम करेंगे, ये आपने ध्यान से देखा है। हो सके कई बच्चे इस साइलेंट मोड को देख करके चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है तो वापस फिर से आएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए। और मैंने जानबूझ के ऐसा साइलेंटली बनाया था कि जो बच्चों को भगा के देखना होता है वो बिल्कुल भग ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझना और सीखना है वो यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी इंग्लिश में समझाता है। बाकी आप बुक देख सकते हैं, बुक में पूरी चीज़ें अंग्रेजी में बनाई हुई है, बताई हुई है, और मैं दोनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इनको देख करके समझ सकते हैं, और भी चैनल्स है। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है इंडिया स्वेफ्टी। मैं हूं आपका SDM सर, जो आपको पढ़ा रहे हैं अंशों का निर्गमन, हरण एवं हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न किस टाइप का होगा? बिल्कुल इनके जैसा, जिसमें लिखा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 अंश समता अंश जनता में निर्गमित किए। आपको अंश से पहले नाम देखना जरूरी है। 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक तो समता, एक तो पूर्वाधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर समता अंश बोला गया है। 40,000 समता अंश जनता को अंश पूंजी के लिए निर्गमित किए। आवेदन पर 4 रुपये थे, आवंटन पर 3 रुपये। जो बच गया वो प्रथम और अंतिम याचना पर था। 40,000 अंशों के लिए आवेदन किए गए थे और कंपनी ने आवेदकों को समस्त आवंटन कर दिए। प्रथम आवंटन तथा प्रथम मांग एवं अंतिम मांग देय तिथि पर प्राप्त कर ली गई। 2 कंडीशन है जनरल एंट्री की। पहला, जब रोकड़ के सभी लेन देनों को सीधे रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखी जाती हो, और दूसरा, रोकड़ की पुस्तकों में सीधी लिख दी जाती हो। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम बनाएंगे जिसमें सीधे नहीं लिखी जाती, तो उस समय केवल एंट्री होती है। तो वही जनरल एंट्री हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। तो हिंदी में तो आपने पूरा देखा, ये अंग्रेजी में देख लो। एंट्री क्या होती है? मुख्यतः 4 चीज़ें होती है, आवेदन, आवंटन, याचना। इनकी 4 एंट्री होती है। क्या? ये जो अभी आपको मैंने बताया था बिना अमाउंट लिखे। आवेदन पर पहली एंट्री होती है बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाते से, और अगर किसी का भी नाम नहीं है तो केवल अंश आवेदन खाते से। ये हर उस प्रश्न में करना है जिसमें आपको ये मिले स्पष्ट रूप से कि इतने रुपए का आवेदन है। आवेदन जितने रुपए के लिए प्राप्त हो रहा है उस पर ये 2 एंट्री होना स्वाभाविक रहता है। पहला एंट्री बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाते से। फिर दूसरी एंट्री होती है समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से। तो हमने जो आवेदन किया है उससे पैसे प्राप्त होता है। फिर उस जितने अंशों को स्वीकार करना है उनको स्वीकार करने के बाद उनको अपने पूंजी में ट्रांसफर कर ली जाती है। तो उस समय कारण में लिखना होता है आवेदन से प्राप्त राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक है, पहले आप बोलते हैं कि इतने हजार अंशों के लिए इतने रुपए प्रति आवेदन प्राप्त हुआ, और उस आवेदन से प्राप्त राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित कर लिया गया। ठीक है, प्रविष्टि क्या होगी फिर से बता देता हूँ। आवेदन पर बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से समतांश का नाम जोड़ सकते हैं। फिर समतांश आवेदन खाते विकलन समतांश पूंजी खाते से। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आवंटन की एंट्री होगी, क्योंकि दूसरे में आवंटन है जो कि 3 रुपये का है। तो इनके में बैंक सबसे पहले नहीं होता, इनके में बैंक सेकंड में होता है, ये इसलिए इनसे अलग होते हैं। ठीक है, तो समता अंश आवंटन खाता विकलन 1,20,000 रुपये। उसी 40,000 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 या 12 1,20,000 हो जाएगा। तो समता अंश आवंटन खाता विकलन 1,20,000, समता अंश पूंजी खाता से 1,20,000 रुपये। फिर बैंक खाता विकलन 1,20,000, समता अंश आवंटन खाता से 1,20,000 रुपये। इस तरह से इसकी 2 प्रविष्टि की जाती है जो मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नीचे याचनाओं पर। तो जब प्रथम और अंतिम याचना को एक साथ बोल दिया जाए कि जो शेष है वो दोनों पर है, तो हमें दोनों की एक साथ प्रविष्टि करनी होती है, जो कि हमने यहाँ पर किया। हमने किया समता प्रथम एवं अंतिम याचना खाता विकलन 1,20,000 रुपये, समता अंश पूंजी खाते से 1,20,000 रुपये। फिर बैंक खाता विकलन समता अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते से 1,20,000 रुपये।
दोनों में कारण सेम रहेगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इतने हज़ार अंशों के लिए इतने रुपए प्रति याचना प्राप्त है या देय, और यहाँ पर उस अंशों की राशि प्राप्त कर ली। यहाँ पर भी आप बता सकते हैं इतने अंशों के लिए आवंटन किया और इतने आवंटन की राशि प्राप्त हुआ। बैंक वाले में जब आते हैं तो प्राप्त किया ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 2-2 करके 6 एंट्री होती है। अगर इन दोनों को शामिल कर दिया तो 6, नहीं तो 8 एंट्री होती है टोटल। ठीक है, अब ये हिंदी में बताने इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं 12वीं में और इसको हिंदी में पढ़ के बहुत अच्छे से समझे हैं, तो फिर से हिंदी में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इनको देख सकते हैं। वही एंट्री है जो यहाँ पर मैंने किया, मतलब बुक में है। बैंक खाता विकलन तो बैंक अकाउंट डेबिट। समतांश पूंजी खाता से जो मैंने वहाँ बोला था उसको हम बोलेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर मतलब समतांश होता है, एप्लीकेशन मतलब आवेदन होता है। अब वही समतांश आवेदन खाता विकलन होता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू समतांश पूंजी खाता से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर होता है अंश आवंटन खाता विकलन तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो वो भी इसको सीखने का प्रयास करें क्योंकि अब आपकी आगे की पढ़ाई ना पूरी अंग्रेजी में होती है। खाते कम से कम अंग्रेजी में बनाए जाते हैं, कॉमन है। अगर आप इसके बाद M.Com करते हैं या CA की पढ़ाई करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या और भी अन्य क्षेत्र में अगर आप कॉमर्स के आगे बढ़ते हैं तो इतना मान लीजिए कि सारी चीज़ें, सारी पढ़ाई आपको इंग्लिश में ही करनी होगी, खाते भी इंग्लिश में बनाने होंगे। तो जितना जल्दी आप इंग्लिश को इसमें उतार सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं हिंदी इंग्लिश में क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको दोनों का ज्ञान रहे। मैं यहीं पर दोनों बना सकता था एक साथ, लेकिन इतने ही जगह में दोनों नहीं हो पाता क्योंकि एक का ही इतने में होता और इसके दूसरे का फिर इतने में होता तो जगह कम पड़ जाता। लेकिन ऑलरेडी इंग्लिश का यहाँ पर बना बुनाया है तो मैंने बोला डबल काम क्यों करना, एक मैं हिंदी में कर देता हूँ, इंग्लिश में तो यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये दोनों आवेदन एप्लीकेशन के हैं, ये दोनों अलॉटमेंट आवंटन के हैं, ये और ये वाला आपका प्रथम और अंतिम याचना का है। ठीक है, कारण जो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा था नीचे में इसको कारण में लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, इसको कारण बोलते हैं, रीज़न। ये आपको यहाँ पर अलग से बता दिया गया है तो जैसे इसमें लिखा है आप वैसे उतार सकते हैं। हिंदी में हमने उसको और छोटा करके लिखा है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब बनाएंगे तो उनको ये वाली चीज़ों को आधार रखना और इसके हिसाब से बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ें। ठीक, अब जो हमें क्वेश्चन बनाना है, आगे जो खाते बनाने हैं वो टॉपिक 2 के अनुसार में। जब रोकड़ बही नहीं इस्तेमाल की जाती है तब जनरल एंट्री बस होती है, जो हमने कर दिया पहले कंडीशन के अनुसार। लेकिन जब रोकड़ में सीधा लिखा जाता हो तब एक चीज़ का डबल एंट्री नहीं करते, यही आपको सीखना है। उस समय केवल एक एंट्री होती है, सबकी जो जो चीज़ों के बारे में अलग अलग रुपया बताया है। जैसे कि जनरल एंट्री का कॉलम ये भी है, लिखेंगे सेकंड कंडीशन जब रोकड़ के लेन देन को सीधे रोकड़ बही में लिखी जाती हो तो आपको लिखना है पहले आवेदन प्राप्त हुआ था तो समतांश आवेदन खाता विकलन 1,60,000 रुपये, समतांश पूंजी खाता से 1,60,000 रुपये। फिर आवंटन प्राप्त हुआ था तो समतांश आवंटन खाता विकलन 1,20,000 रुपये, समतांश पूंजी खाता से 1,20,000 रुपये। फिर याचना प्राप्त हुई थी तो अंश प्रथम अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। इंग्लिश में आपको पता है स्पष्ट रूप से दिया है, ये आप इसको बिल्कुल इसी तरह से एंट्री करेंगे और जितना अमाउंट है उसका गुणा। आवेदन 4 रुपये के थे, आप देख सकते हैं, तो 4 और 40 का गुणा करेंगे तो ये 1,60,000 हो जाएगा। आवंटन 3 का था तो ये 4 × 12 1,20,000 होगा और जो बाकी बचा वो भी 3 रुपये का है। कैसे पता चला कि जो ये शेष वो 3 का है? टोटल 10 रुपये वाले में बंटवारा होता है तो 10 में 4 आवेदन है तो अब बचा 6 में 3 रुपये का आवंटन है तो 6 में 3 चला गया, अब 3 रुपये बचा जो कि याचना पर है। तो ऐसे इसकी राशि ज्ञात की जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जब रोकड़ बही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डबल एंट्री करनी होती है, लेकिन रोकड़ बही जब बन रही हो तो बस एक ही मदों को लिखा जाता है जिसमें बैंक का जिक्र नहीं होता। ठीक, उसके तुरंत बाद नीचे आपको रोकड़ बही बनानी है, रोकड़ पुस्तक या रोकड़ खाते, और ये रोकड़ बुक बना करके आपको इधर डेबिट साइड से लिखना होता है कि अंश आवेदन से कितना 1,60,000 रुपये, अंश आवंटन से कितना 1,20,000 रुपये, अंश प्रथम और अंतिम याचना से कितना 1,20,000 रुपये, टोटल हुआ 4 लाख रुपये। उसी को शेष लाया गया या शेष ले गए बोल के यहाँ पर लिख लेंगे। कॉलम होता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, और ये बन गया।
ठीक, समझ आया? इतना ही काम करना होता है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर करके दिखाने वाला था। तो ये था हमारा कंडीशन जब रोकड़ लेन देनों को सीधे रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो मेरे साथ साथ अगर आप बनाते हैं ना वीडियो देख करके तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा हेडिंग 2 के हेडिंग 2 क्या था? जब रोकड़ लेन देनों का रोकड़ पुस्तकों में सीधा लेखा किया जाता हो। हाँ, मैं बोलता हूँ नगद लेन देनों का लेखा सीधे रोकड़ पुस्तकों में किया जाता हो। ठीक, ये एक हेडिंग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब यहाँ से आपको जर्नल एंट्री का कॉलम तैयार कर लेना है। तो थोड़ा नीचे में मैं ऐसे कॉलम तैयार करता हूँ, ये और कॉलम तो मैं कहता हूँ पूरे इस छोर से उस छोर तक पूरा खींच दीजिए। ठीक है, जगह बचाने का कोई वो नहीं है, जगह बचाना ही नहीं है हमें पूरा इसको तैयार करना है। ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ओके, और देख लो जो बच्चे नहीं बनाए हैं ना उनको पूरा एक एक ठो हाथ पकड़ के बनवाना होता है, ऐसा समझ लो। अकाउंट एक ऐसा चीज़ है, बच्चों को जड़ से पूरा बताना होता है, अपने साथ साथ करवाना होता है। क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो नहीं सीख सकते, अकाउंट को छोड़ देते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी पढ़ना ना पड़े, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो और करो। ठीक है, कॉलम तैयार करो, बनाओ। कहीं भी डाउट होता है तो पूछो, कमेंट करो। उद्देश्य है आपका केवल हेल्प करना, अकाउंट में अच्छे नंबर से आपको पास करवाना। मतलब हम तो सिखाएंगे, आपको मेहनत करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार बना करके देखना है। आप पास हो जाते हैं तो हमारे लिए वही फल होता है। ये सब्सक्राइब व्यूवर्स ये कुछ नहीं है, ये तो एक समय में इनकम का स्रोत है, लेकिन एक शिक्षक का सही फल होता है जब उसके बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं उन विषय में। तो आप फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है, जो भी विषय जो भी ईयर में अगर आप मेरा वीडियो देख करके सीख रहे हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है या जैसा भी आता है, तो एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें। ठीक है, किसी भी वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आप ज़रूर बताया करिए कि आपका कितना नंबर आया, आप कितने नंबर से पास हुए। इससे सभी बच्चों को मोटिवेशनल मिलेगा कि जो नए बच्चे आएंगे आने वाले समय में हमारे वीडियो से सीखने के लिए, उनको पता तो चलेगा कि हाँ हम सही सिखा रहे हैं। कॉलम होता है ये दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। यही चीज़ें मैंने अभी इंग्लिश में बताया था, पीछे लिखा हुआ था। इसको आप कहते हैं पंजी प्रविष्टि, या आप इसको दैनिक पंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे पहला काम मैं आपको क्या बोला हूँ, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। जो सबसे पहला है अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक, अमाउंट आपको पता है ना कितने का है, 1,40,000 का है। तो कारण समेत आप बता दें कि 40,000 अंशों के लिए, इसको ना बाकी इनसे थोड़ा एकदम छोटा करके लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये जैसा आपका जिस साइज में आप बनाते हैं ये वैसे ही लिखना हो, इसका आधा से आधा ये छोटा राइटिंग में होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और थोड़ा सा दूरी में लिखना, मैं तो बहुत पास लिख लिया। 40,000 अंशों के लिए 4 रुपये प्रति
आवेदन प्राप्त। ठीक, तो 4 चौक 16 मतलब 1,60,000। ठीक हो गया। दूसरा आवंटन का करना होता है, तो उसको आपको लिखना है अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। अंश आवंटन खाता, ये डैश करके विकलन जो लिखता हूँ ना, इसको ऐसे ही लिखना। यही चीज़ें कई बच्चों को नहीं पता रहता जो अचानक फर्स्ट ईयर में कॉमर्स लेते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखो। क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में बनाना है। ये विकलन को ऐसा ना करके यहीं पर अगर कर देते हो तो ये मिस्टेक है, ये अच्छी अकाउंट नहीं है, ये अच्छा लेखा शास्त्र की पहचान नहीं है। तो जो लेखाकार होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखते हैं, जैसे कि लिखा जाता है खातों में, पुस्तकों में। ठीक है, इसलिए सिखा रहा हूँ। और देखो दूसरा, पहला मैं लिखता हूँ तो आगे से लिखता हूँ, लेकिन उसके दूसरे वाले को देखो मैं एक स्टेप नीचे से लिखता हूँ। ऐसे ही लिखा जाता है। पता चले आप दोनों एकदम एक सीधे में लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखा जाता, अकाउंट को सुधारा जाता है। अगर आप मेरे सामने पढ़ते, मेरे ट्यूशन में पढ़ते, तो मैं आपको और अच्छे से इसको सुधार के आपको बता सकता था। अभी आप पता नहीं वीडियो देख के कैसे लिख रहे हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ, मुझे केवल फॉलो कीजिए। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, और जहाँ मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, उसको थोड़ा सुनिए और सुधारिए। ठीक है, और हो सके ना तो इंस्टाग्राम में मुझे इसको फ़ोटो खींच के भेजिए कि हाँ हमने ऐसे बनाया है, और आने वाले इससे मिलते जुलते क्वेश्चनों को बना करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो जब हो गया अंश आवंटन खाता विकलन, तो आपको बोलना है अंश पूंजी खाता से, जो दूसरे शब्द के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे अंश पूंजी खाते से। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वो 40,000 अंश को 3 रुपये प्रति अगर रूप से आवंटन किया था, तो 40,000 अंशों के लिए 3 रुपये प्रति आवंटन किया, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक, तो ये 1,20,000 रुपये हमने लिख दिया। अब जो तीसरा है वो है प्रथम और अंतिम याचना, तो उसको भी देखो टॉप में इनकी सिद्ध शुरू वाले की एकदम सेम होनी चाहिए, दूसरे वाले की भी इधर से सेम होना चाहिए, तो वैसे ही लिखना है। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। यहाँ पर संतंश का शब्द में इस्तेमाल करना था और वो मेरे से छूट गया, क्योंकि ज़्यादातर मैं अंश अंश करके ही लिखता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार केवल अंश बोलते हैं, पूर्वाधिकार कुछ जगह बोला जाता है, कुछ जगह समतंश बोला जाता है, और सामान्यतः क्वेश्चन केवल इतने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। 12वीं में तो अधिकतर वैसी था, इसलिए मेरे को आदत है। और हाँ, अगर ये समता अंश का स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में बोला गया है तो अंश से पहले समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाता से, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बना रहे होगे तो अभी भले जैसे बन गया है, पर अगले बार समता अंश का नाम हो तो उसको लिखना ज़रूरी है, पूर्वाधिकार होगा तो उसको भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी है 40,000 अंशों के लिए, तो 40,000 अंशों के लिए 3 रुपये प्रति याचना प्राप्त, और ये भी हो जाएगा 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। ठीक, और इस तरह से फिर इसको क्लोज कर सकते हो। देख लो कैसे बना है, और फिर इसको क्लोज कर दो। ठीक, ये क्लोज हो गया, ऐसे ही बनाना है। अब इसके बाद रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक बनती है। ठीक है, तो आप इसको दोनों बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं रोकड़ खाता, या आप इसको बोलते हैं बैंक खाता, या आप इसको बोलते हैं रोकड़ बही, रोकड़ या बैंक बही। वैसे बही और खाते में अंतर होता है, खाते के विकलन समाकलन पक्ष होते हैं, बही में भी होता है लेकिन वो डबल डबल वाला नहीं चलता, वहाँ पर राशियों को बस ऐसे करते हैं। ये बही का एग्जाम्पल है,
और खाते तो बिल्कुल अलग होते हैं। इसको कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश बुक, बैंक बुक ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे अभी देख रहे हैं ना, ये मैं उनके लिए बताया हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि पिछले साल बहुत बच्चों का कमेंट आया मुझे कि सर इसी चीज़ को अंग्रेज़ी में भी बता दिया करो, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करो। मैंने बोला ओके, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अब क्या है, इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के सारे स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा था, लेकिन यूट्यूब तो भैया वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये वीडियो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु तक पहुंच चुका है। वहाँ के बच्चे फर्स्ट ईयर के मुझे कमेंट किए थे, अपना सिलेबस भेजे थे इंस्टाग्राम में। तो पता चला कि जब यहाँ जा रहा है और हर जगह हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी को उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको इंग्लिश में बनवाया जा रहा है, तो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगली बार इसको अच्छे से ध्यान देंगे, और वही हम थोड़ा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन भी मेरा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण लंबे 1-1.5 घंटे की वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। जबकि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये पूरे 1.5, 2, 3 घंटे का इसमें बनना चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे करके कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। तो इस पर जो थ्योरी का वीडियो है वो आपको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि जब तक आप इसके सिद्धांत और नियम को नहीं समझेंगे तो केवल प्रैक्टिकल के दम पे आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि नियम सिद्धांत दोनों पता होना चाहिए, तब आप इसको समझेंगे। नहीं तो रटना पड़ता है, तो रटना ना पड़े इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक, यहाँ लिखना होता है विवरण, यहाँ लिखना होता है राशि। फिर से यहाँ दिनांक, विवरण, यहाँ पर राशि, ठीक है। और ऊपर में याद रखना कि ये है आपका विकलन पक्ष, ये है आपका समाकलन पक्ष, ठीक, ऐसे होता है। अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, पर मैंने समझाया, ये डेबिट साइड होता है, वो क्रेडिट साइड होता है, ठीक। अब क्या चीज़ें लिखना है, वही जो आपने यहाँ पर देखा। पहला आपको पैसा मिला आवेदन से, फिर आवंटन से, फिर याचना से, तो वही आपको लिखना होता है। समता अंश आवेदन खाते से 1,60,000, ठीक। दूसरा, समता अंश आवंटन खाते से 1,20,000। फिर इसको लॉक कर दूं, 1 मिनट, ठीक हो गया। फिर है समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 1,20,000, ठीक। इस तरफ लिखते हैं शेष लाया गया टोटल करके। तो देखो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 सब में है, तो ये हुए 3,00,000, ये 20 40 होंगे, 40 और 60 1,00,000 फिर से होंगे, तो 1, 2, 3 और ये मिला के 4,00,000। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 4,00,000। ये कितना लिखना है, 4,00,000। अब उसी को नीचे में टोटल करके भी लिखना होता है, और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लास्ट आंसर के रूप में योग निकालने को, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा होता है। लास्ट में ऐसे थोड़ा डबल लाइन खींचना होता है,
इसलिए ये लाइन में खींच रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गया आपका 4 लाख, ये ठीक। तो इस तरह से हमने एक ऐसा क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किया जहाँ पर सिंपल सा एक प्रश्न दिया रहेगा कि ये कंपनी है, इतने रुपए वाले इतने अंशों को जनता में निर्गमित करती है, और बटा होता है कि इतने रुपए का आवेदन है, आवंटन है, याचना है, और सभी यथा समय प्राप्त हो गई। कंडीशन कुछ यूँ दिया जाएगा जो कि 12वीं में नहीं बताता था, यहाँ बता दिया गया है कि जब रोकड़ लेन देनों का लेखा केवल नगद रोकड़ बही में ना किया जाता हो और जब सीधा कर दिया जाता हो। तो जब सीधा कर दिया जाता हो तो काम ऐसे होता है जहाँ पर केवल एक पक्ष को दिखाना होता है और खाते बनाए जाते हैं, और अगर नॉर्मल हो तो केवल ऐसी प्रविष्टि करनी होती है। ठीक है, आई होप आपने सीखा। तो उदाहरण 1 में जो कुछ अभी मैंने बनाया और आपको समझाया उसको आधार मान करके आगे का उदाहरण 2 समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि सब कुछ बना बुनाया है। एक सामान्य सी जनरल एंट्री होती है जो कि हर इस क्वेश्चन में करना अनिवार्य होता है, आवेदन की, आवंटन की, याचना की। 12वीं में अगर आपने कंपनी को पढ़ा है, अंश, हरण, निर्गमन, तो आपको बहुत अच्छे से वो 8 प्रविष्टि याद होगी। ठीक है, हम यहाँ पर लेवल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर ये चैप्टर दिया हुआ है तो एक ही क्वेश्चन के लेवल कितने हैं। तो ये एग्जाम्पल टू लेवल 2 है, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खाते भी बनेंगे। अब क्या क्या है डिटेल से जानना है तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और देख लो और समझ लो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में लिखा है 10 रुपये प्रति अंश वाले 1 लाख समता अंशों में विभाजित 10 इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए की पंजीकृत पंजी वाली ए लिमिटेड कंपनी ने 40,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 1 रुपये प्रति आवेदन, 2 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना और जो बच गया वो अंतिम याचना पर देय है। सभी अंशों का भुगतान विधिवत मिल गया। इन लेन देनों के लिए आवश्यक जनरल पुष्टि कीजिए। 2 कंडीशन है। पहला, यदि आवेदन एवं आवंटन के लिए एक ही खाता खोला जाए। दूसरा, यदि आवेदन और आवंटन के लिए अलग अलग खाते खोले जाए। आवश्यक खाते एवं कंपनी का चिट्ठा भी बनाइए। ठीक, ये तो हुआ क्वेश्चन जो कि हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब 2 कंडीशन पर कैसे अलग अलग खाते बनेंगे वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, कौन सी प्रविष्टि करेंगे, क्या खाते बनेगी, ये जानना है तो वीडियो को ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हेडिंग को लिखना होता है, जो आपका पहला हेडिंग है। यदि आवेदन और आवंटन के लिए एक ही खाता खोला जाए, ये हेडिंग लिखने के बाद सबसे पहले जनरल एंट्री करनी होती है। तो आप जनरल एंट्री का लिखेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। जिसकी भी पुस्तक में आपको एंट्री करनी होती है उसका नाम लिखना होता है। ए की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि या ए लिमिटेड के में जो नाम रहेगा वो उतना। हेडिंग डालने के बाद कॉलम होता है दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। अब सबसे पहले आप देखेंगे 40,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है 10 रुपये वाले जो हैं, और वो 10 रुपये बटा है 1 रुपये आवेदन में, 2 रुपये आवंटन में, 3 रुपये प्रथम मांग में, और शायद जो बचा 3, 2, 5 और 1, 6, 4 बचा, वो 4 बचा है वो अंतिम याचना में है। तो रुपये सबका याद रखना है। और देखो 1 का गुणा 40,000 से करोगे तो 40 से कम 40,000 ही होगा। तो बैंक खाता विकलन, पहले आवेदन की एंट्री करेंगे तो आवेदन का पहला एंट्री होता है बैंक खाता विकलन, समता अंश आवेदन खाते से 40,000 रुपये। कारण में बता सकते हैं 40,000 अंशों के लिए 1 रुपये प्रति आवेदन प्राप्त। दूसरा, समता अंश आवेदन खाता विकलन, हाँ आवेदन आवंटन एक साथ खोला जाए, ये इसमें बोला गया था पहले कंडीशन में, दोनों का नाम लेना जरूरी है। तो जब हमने बैंक खाता विकलन किया तो हमें सेकंड में लिखना होगा समता अंश आवेदन एवं आवंटन खाता से, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ समता अंश आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन 40,000 रुपये समता अंश पूंजी खाते से, ये होता है दोनों को एक साथ खोलने का मतलब और एक साथ प्रविष्टि। सेम सेकेंड एंट्री करेंगे आवंटन में तो समता अंश आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन 80,000 रुपये, क्योंकि उसका जो रुपये है वो 2 था, ये आप देख सकते हैं 2 रुपये, जिसका 40 से गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80,000 रुपये का एंट्री होगा। तो
समता अंश आवेदन एवं आवंटन से 80,000 रुपये और अंश पूंजी खाता से 80,000 रुपये। फिर बैंक एंट्री होती है तो बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन एवं आवंटन खाता से 80,000 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब प्रथम मांग की और अंतिम मांग की। तो प्रथम मांग में शायद 3 रुपये है, हाँ 3 रुपये है। तो 40 का 3 से गुणा करेंगे, 40 तिया 12 मतलब 4 तिया 12, 1,20,000 समथिंग होगा, वही अमाउंट आपको दिख रहा है। तो समता अंश प्रथम याचना खाता विकलन 1,20,000 रुपये, अंश समता अंश पूंजी खाता से 1,20,000 रुपये। फिर बैंक खाता विकलन 1,20,000 रुपये, समता अंश प्रथम याचना से 1,20,000 रुपये। फिर बोलेंगे समता अंश अंतिम या द्वितीय याचना खाता विकलन 1,60,000 रुपये, 4 रुपये है, 40 से गुणा करोगे तो 4 चौक 16, 1,60,000 होगा। सेकेंड एंट्री बैंक खाता विकलन समता अंश द्वितीय अंतिम याचना खाता से 1,60,000 रुपये। ये हुआ प्रविष्टि जो आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन में भी कॉमन एक जनरल एंट्री हमने किया था, सेम चीज़ यहाँ भी करना है। बस नया क्या था, अगर आवेदन आवंटन का एक साथ खोला जाएगा तो उनका नाम एक साथ आपको यहाँ पर लिखना है, आवेदन में भी और आवंटन में भी। बाकी ये लोग नॉर्मल होते हैं जैसे कि वहाँ थे। क्लियर है। अब लेजर अकाउंट मतलब अब अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, उसको आप लेजर अकाउंट कहते हैं। जब सभी के अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं तो उसको लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब समता अंश आवेदन एवं आवंटन खाता ये तैयार किया जा रहा है। तो आप बताएंगे बैंक खाता विकलन, यहाँ पर लिखना है बैंक खाते को 40,000 रुपये, ये आवेदन का पैसा है, और फिर से बैंक खाता विकलन 80,000 रुपये आवंटन का है, लेकिन डिटेल से आपको डेबिट साइड लिख के बताना होता है। समता अंश पूंजी खाता से 40,000 रुपये, समता अंश पूंजी खाता से 80,000 रुपये। ठीक है। अब चूंकि आप खाता किसका बना रहे हैं, आवेदन आवंटन का, तो यहाँ पर जिक्र है तो उससे पता चल जाता है कि ये जो पैसे मिल रहे हैं वो आवेदन और आवंटन के हैं। ठीक है। तो दोनों को पूंजी से डेबिट साइड में लिखना है और बैंक खाते को पैसा आ गया तो बैंक खाते को बोल के क्रेडिट साइड लिखना है। इस तरह से आपको आवेदन आवंटन का खाता बनाना है। अब ऐसे ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो इन खातों को बनाने का प्रैक्टिस और हैबिट हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम याचना का जब खाता बनाएंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपको ये लिखना है इंग्लिश में, और हिंदी में बनाएंगे तो अंश प्रथम याचना खाता आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर से वही समता अंश पूंजी खाता से 1,20,000 रुपये लिखना है, उधर बैंक खाते को बोल के वही 1,20,000 लिखना है, बैलेंस कर देना है। फिर अंतिम याचना का आप बना सकते हैं फाइनल कॉल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ भी वही अंश पूंजी खाता से और बैंक खाते को बोल करके उस पैसे को लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब होता है समता अंश पूंजी खाता। समता अंश पूंजी खाता में समाकलन साइड में बताना होता है सबका अलग अलग पैसा किसका किसका है। तो आप बोलेंगे समता अंश आवेदन आवंटन से 40,000 रुपये को बोलना है। फिर से वही समता अंश आवेदन आवंटन को 40,000 रुपये, एक आवेदन का है 80,000, एक आवंटन का एक आवेदन का है 40,000, एक आवंटन का है 80,000 रुपये, एक प्रथम याचना का एक 20 है और एक अंतिम याचना का है। तो इनमें तो सेम लिखना है, अंश प्रथम और अंश आवेदन और आवंटन विकलन 40,000, अंश आवेदन और आवंटन विकलन 80,000 रुपये, और अंश प्रथम याचना को 1,20,000 और अंश अंतिम याचना को 1,20,000 समता अंश बोलना है। ठीक है, बार बार मेरे मुँह से सिर्फ अंश निकलता है, और सबको जोड़ करके जो 4 लाख आ रहा है उसको शेष लाया गया बोल करके आप 4 लाख रुपए यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कॉमन चीज़ यहाँ पर करनी होती है। इसके बाद रोकड़ खाते बनते हैं जो कि आपने अभी बनाया था, उसको बैंक खाते भी बोल सकते हैं, जहाँ पर इसका अपोजिट होता है। वो जो आपने यहाँ समाकलन साइड में दर्शाया वो आपको यहाँ डेबिट साइड में विकलन साइड में दर्शाना होता है। आपको लिखना होगा समता अंश आवेदन आवंटन से 40, समता अंश आवेदन आवंटन से 80, अंश प्रथम समता अंश प्रथम याचना से 1,20,000 और अंश प्रथम अंतिम याचना से 1,60,000, टोटल करके शेष लाया गया 40,000 रुपये। ठीक। तो अगर ये सीख गए हो तो ये टफ नहीं है, और अगर ये सीख गए हो तो फिर ये टफ नहीं है। तो इस तरह से पंचप्रोष्ठी कॉमन है। बैंक खाता भी आपने सीख लिया था, अलग अलग खतौनी कुछ इस तरह से की जाती है, यही आपको सीखना था। देखिए प्रथम और अंतिम का अलग अलग बना है, ऐसे ही आपको सेकंड कंडीशन के अनुसार आवेदन का अलग बनाना होगा, आवंटन का अलग। अब चूंकि इसमें दोनों को एक साथ बोला था तो लेजर पोस्टिंग में हमने दोनों को एक साथ दिखाया, बस यही अंतर है। सेम काम फिर से रिपीट होगा। टॉपिक 2 डालना है जब आवेदन आवंटन को अलग अलग कर दिया जाए, है ना। टॉपिक 2 आपका वही था।
कि अलग अलग खाते खोल दिए जाएं। तो फिर से वही प्रविष्टि आवेदन आमंत्रण का, तो इसमें देखो आमंत्रण का जिक्र नहीं करोगे, आप बोलोगे बस आवेदन विकलन बैंक खाता विकलन अंश समता अंश आवेदन खाते से। दूसरे में बोलोगे समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से। क्या हमने आमंत्रण का जिक्र किया? नहीं किया। वहाँ क्यों किया था? क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो पहले आवेदन का, फिर आमंत्रण का, तो समता अंश आमंत्रण खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। सेकेंड एंट्री उसकी बैंक खाता विकलन समता अंश आमंत्रण खाता से। प्रथम याचना और अंतिम याचना का जैसे हुआ था वैसे ही होगा। देखो खाते बनेंगे तब भी सब अलग अलग होगा। ये आवेदन का हुआ जिसमें केवल 40,000 की एंट्री है, ये आमंत्रण का हुआ जहाँ 80,000 की एंट्री है, और ये आपका प्रथम मांग का हुआ, ये आपका अंतिम मांग का हुआ। और ये जैसे वो पूंजी खाता बना था समता अंश का, ये वैसे ही पूंजी खाता है। यहाँ पर समाकलन में सबको लिखना है, डेबिट साइड में शेष लाया गया बोलकर बोलना है। सेम चीज़ बैंक खाता बना तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, आवेदन से इतना, आमंत्रण से इतना, प्रथम अंक से इतना, अंतिम अंक से इतना। जब ये कंप्लीट हो गया आपका चारों जो एकदम सेम है एक दूसरे के, तब आपका फाइनल काम होता है यहाँ पर चिट्ठा बनाना। अब चिट्ठा में क्या होता है? चिट्ठा में टोटल वैल्यू दिखाते हैं जितना आपको प्राप्त हुआ है, जो 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो आपको ये लिख देना होता है कि कुल संपत्ति आपकी 4 लाख रुपए की है। ठीक है, मांगी गई कितनी थी, प्राप्त कितनी हुई है। करेंट एसेट्स मतलब वही होता है कि पहले आपको लिखना होता है कि कितने आपने निर्गमित किए थे, मांगे गए थे, और कितना आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, और वही आपको अलग अलग यहाँ पर शो कर देना है कि कुल पूंजी आपकी कितनी थी, 10 लाख की थी। निर्गमित कितना किया गया था, कितने रुपए के हिसाब से, तो 40,000 अंशों को 10 रुपए के हिसाब से निर्गमित किया गया था, 4 लाख रुपए मिला था। ठीक है, तो इतना की निर्गमित की गई थी, आवेदन निर्गमित की गई थी, और इतने के लिए आवेदन प्राप्त हो गया। यही चीज़ें इसको बता देना होता है, यही चिट्ठे का प्रारूप होता है। बाकी खेल खत्म, इसका पैसा हजम। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए। और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, बीच में कभी भी भगा के नहीं देखना जब कोई नया चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट होता है। और इस पर जो थ्योरी की वीडियो है वो भी देख लेना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं भी बना तो थ्योरी पढ़ के आप पास हो सकते हैं। इसके लिए थ्योरी का वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों के पास बुक नहीं होता, इसलिए जो भी मैं बताता हूँ थ्योरी भी आपको अगर बता के पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसको नोट कर लेना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।